नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल आरबीसी प्लेटफॉर्म पर। दोबारा वापस आप लोगों का तहे दिल के साथ में स्वागत है। खुशामदीद है, जेएनयू कहते हैं सभी को मेरे प्यारे साथियों। तो आ जाइए मेरे प्यारे रसगुल्लो, जितने भी हैं आप लोगों के साथी जल्दी से जोड़ लीजिए उनको भी, ताकि आज का सेशन हमारा काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी के एग्जाम्स की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी और नींद को तुमने त्यागा होगा और पढ़ाइयों में है ना, स्टडी के अंदर तुम लोग काफी मशगूल होकर के बिल्कुल लीन हो रखे होंगे आप लोग। देखो बेटा, ये एग्जाम के अंतर्गत अपने को टेंशन आती है ना, समस्या आ जाती है। एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कैसे उस क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। नो डाउट कई बच्चों के केमिस्ट्री के कल मेरे पास में कमेंट भी आए थे, कईयों के पेपर केमिस्ट्री का हो गया और कईयों का नो डाउट कल है, और अधिकतर बच्चों का जो पेपर मेरे सामने आया है वो ऑलमोस्ट 20 के बाद में है ना, लगभग 20 के आसपास में। तो जिनका कल है उनको मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे साथियों। और जिनका एग्जाम हो चुका है, दुआ यही होगी मेरी शायद तक आप लोगों का एग्जाम सही होगा और अच्छे मार्क्स आप लोगों के आए, है ना। दुआ यही करेंगे आप लोगों के लिए। और जिनका एग्जाम आने वाला है या आफ्टर 20 या 20 के आसपास है, तो उनके लिए बेटा जी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने लेकर के आए हैं। तो हाफ ईयरली के अंतर्गत किस पैटर्न के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों को पता चल ही चुके होगा। जिनके एग्जाम लगभग शुरू हो चुके हैं, जिनके लगभग हिंदी इंग्लिश वगैरह या अदर सब्जेक्ट के एग्जाम आप लोगों के कंप्लीट हो चुके होंगे। तो मेरी तरफ से एक गेस्ट पेपर में आप लोगों को दे देना चाहूंगा बेटा जी। तो कहीं ऐसा मत करना कि पूरा आप लोग इसी पे डिपेंड रहना, बल्कि मैंने अपने तजुर्बे के अनुसार जितना मोस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को बता सकता हूं उतना मैं मोस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वादा ये करना कि इन क्वेश्चंस को पढ़ने के अलावा कुछ जो चीजें तुम लोगों के सर के द्वारा या मेरे द्वारा जो तुम लोगों को करवाई गई हैं उनको भी तुमने रीड करना है ना। ऐसा नहीं कि पूरा बस मैंने जो आप लोगों को मोस्ट क्वेश्चंस करवा दिए वो सारा का सारा वही करते रहो आप लोग, ऐसा नहीं है बेटा जी। तो जो चीजें आप लोगों को मोस्ट क्वेश्चंस बता रहा हूं उनको थोड़ा डीपली पढ़ लेना, उनको 1-2 बार पढ़ लेना, आप लोग अच्छे तरह से पढ़ लेना। और इसके अलावा जो बाकी चीजें रहेगी पढ़ना वो भी है, उनको भी आप लोग रीड करना, है ना। बस आप लोगों को एक मोस्ट क्वेश्चंस का तजुर्बा बता रहा हूं कि इनको थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना। इनके आने के चांसेस, इनके आने की संभावना थोड़ा ज्यादा होगी। ठीक है बेटा जी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने। आज अपने सभी चैप्टर्स को नहीं लेकर चलेंगे, आज अपने बेटा जी गिने चुने चैप्टर्स जो हैं उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो वैसे तो तुम लोगों को पता चल चुका होगा कि चैप्टर हमारा बेटा जी हाफ ईयरली के अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ, है ना, ये चैप्टर आएंगे आपके। ये आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, ये आएंगे। तो जिसके अंतर्गत ये चैप्टर अपना रनिंग में चल रहा है, ये चैप्टर तो बस छठा चैप्टर हमारा हुआ नहीं है, बाकी सारे चैप्टर हमारे ऑलमोस्ट आराम से हो चुके हैं हाफ ईयरली का कोर्स। तो इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं इंपोर्टेंट्स, वो क्वेश्चंस अपने आज डिस्कस करेंगे। सभी चैप्टर के मैं नहीं बताऊंगा बेटा जी, आज अपन इन 3 चैप्टर्स के बारे में पढ़ लेंगे और कल की क्लास के अंतर्गत आप लोगों को इन 3 चैप्टर्स के बारे में मोस्ट बता दूंगा मैं। हाँ, जो चैप्टर नहीं हुआ, जैसे ये नहीं हुआ हमारा, लेकिन फिर भी इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो आप लोगों को मैं बता दूंगा, तो थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, है ना। बाकी दुआ यही करेंगे कि आपका पेपर अच्छा हो। तो आइएगा, आज अपने इन तीनों क्वेश्चंस चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे अपने, काफी छोटी रहेगी वीडियो आप लोगों के लिए। तो अर्धवार्षिक परीक्षा जिसकी तैयारी कर रहे हो आप लोग, 2021 की नमूना प्रश्न पत्र आप लोगों को दे रहा हूं बेटा जी। मेरी तरफ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको दूंगा, है ना। रसायन विज्ञान की कक्षा है हमारी 11th, तो 11th के चैप्टर नंबर पहला, हाँ लिखते भी रहना साथ में। अदरवाइज अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहना। ज्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, लंबा चौड़ा नहीं लिखूंगा, बस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही आप लोगों को बताता रहूंगा मैं। इनके हल अगर होगा कुछ डाउट्स तो आप लोगों को बताता रहूंगा मैं। तो आइए शुरुआत करते हैं लेसन नंबर फर्स्ट की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द लेसन नंबर फर्स्ट, जो हमारा जनरल बेसिक केमिस्ट्री है ना। रसायन विज्ञान के कुछ दैनिक आम भाषा में कहें तो सामान्य रसायन, इसमें हमने पढ़ा था। तो टॉपिक टू टॉपिक बताऊंगा बेटा जी आपको मैं, लिखते रहना साथ साथ में। तो क्वेश्चन पहला ये बनता है कि तत्व तथा यौगिक में क्या अंतर है। राइट द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड द कंपाउंड। तो
तुम्हें पता होगा एलिमेंट का मतलब क्या होता है, सेम एटम जब आप, अच्छा पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। हाँ मैं भी आ रहा हूं कि आप लोगों के सामने, चलो मेरे साथ में भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी मैं इसमें पूरा फिर मामला खराब हो जाएगा, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ताकि अगर लिखूंगा तो फिर समझ में नहीं आ पाएगा तुम्हें। अच्छा हो गया, ले लिएगा सभी ने स्क्रीनशॉट, क्लियर है, चले आगे, ओके आ जाओ। तो तत्व किसे कहते हैं बेटा जी, सेम एटम जब आपस में मिलते हैं, जैसे O प्लस O प्लस O, क्या मिल गया O3। सेम एटम जब आपस में मिलते हैं तो एलिमेंट बनता कि नहीं बनता, हमने पढ़ा था बिल्कुल। अच्छा कंपाउंड किसे कहते हैं, जैसे H प्लस O प्लस ये वाला, डिफरेंट डिफरेंट एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, पता है तुम लोगों को। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मास और द्रव्यमान, अब सॉरी मास और वेट में क्या डिफरेंस है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, पता तुम लोगों को। लेसन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था, लगने वाला ग्रेविटी फोर्स वेट कहलाता है, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें पाए जाते हैं उसको मास कहते हैं अपने, है ना। मास और द्रव्यमान में अंतर, प्रश्न आएंगे ऐसे बनेंगे, तत्व तथा यौगिक में अंतर लिखो, द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखो, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके। समांगी तथा विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ये लेसन नंबर 1 आप लोगों के साथ में जुड़े थे काफी दिन पहले, आप लोगों को याद होगा, आपने बेखूबी के साथ में वो वीडियो देखी होगी, है ना। तो वहां पे ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल से करवाई थी। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्लियर है। आफ्टर दैट द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मास कंजर्वेशन लॉ ऑफ थ्योरी, मास कंजर्वेशन थ्योरी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पता होगा आपको, है ना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो जितना मास प्रोडक्ट का होगा उतना ही मास रिएक्टेंट का होगा, मास में परिवर्तन नहीं होगा। इसको स्टार लगा देना आप, इसको ये पक्का ही आ सकता है ना। और मास कंजर्वेशन लॉ को भी स्टार लगा देना, ये पक्का ही मिलेगा आपको, मैं भी हो सकता है दुआ ये करूंगा। सिग्निफिकेंट फिगर तुमने पढ़ा था डिटेल से, सार्थक अंकों किसे कैसे याद करते हैं, याद आ रहा है कुछ, हाँ जैसे ये आ गए हमारे पास में, हमें इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताओ फटाक से, कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ऐसे अपने पढ़ी थी आप लोगों ने, याद होगा। तो सार्थक अंकों वाला टॉपिक एक बार अच्छे तरह से पढ़ देना, तो आने के चांसेस इसमें। और मेरी तरफ से ये बेटा जी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आप लोग इसको थोड़ा एक बार रीड लगा ही लेना। परसेंटेज हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन की कैसे निकालते हैं परसेंटेज, पढ़ी थी आप लोगों ने कि हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, और कार्बन की, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साथ में एक दो क्वेश्चंस भी पढ़े थे। तो मेरे अकॉर्डिंग लेसन नंबर 1 में ये इतनी चीजें काफी थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो थोड़ा एक बार रीड लगा लेना बेटा जी इनकी। इसके अलावा बाकी चीजें भी हैं, उनको भी तुम लोग थोड़ा रीड कर लेना, लेकिन इन पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। तो लेसन नंबर 2 के बाद में लेसन नंबर दूसरा शुरू करते हैं अपने। वैसे लेसन नंबर दूसरा भी चल रहा है अपना ना, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जितना हो चुका है उसके हिसाब से, और जो बाकी बच गया है वो भी करेंगे अपने। लेकिन इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस इंपोर्टेंट जो है आप लोग रीड लगा लेना, आप लोग पढ़ लेना बेटा जी। तो पहला तो टॉपिक ये याद करके जाना कि खोजकर्ताओं के नाम बताना। जैसे एटम के खोजकर्ता कौन है, डाल्टन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीनर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, जेम्स चैडविक। न्यूक्लियस नाभिक की खोज किसने की है, रदरफोर्ड, है ना। तो ये नाम याद कर लेना आप इनके। फिर ये करवाया तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद करके जाना बेटा जी, पढ़ लेना आप लोग, नो डाउट। अगर टाइम मिलेगा तो जरूर करेंगे, अपने क्लास लगाएंगे आप लोगों के साथ में भी आज। प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ थॉमसन, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, है ना। हाँ, या थॉमसन का परमाणु मॉडल भी लिख सकते हो आप। एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, ये भी सारे याद रखना, इसका दूसरा नाम ये भी है, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, ठीक है ना। थॉमसन का परमाणु मॉडल, हाँ त्रिभुज वाला याद होगा। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर आप लोग इसको पक्का स्टार कर रहे हैं, ये तो आईएमपी लिख देना आप लोग, इंपॉर्टेंट है पक्का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीआर एंड सीयू, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लेना आप यार। अच्छा इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैं लिख ही देता हूं, ये लो। सीआर आता है बेटा जी 24 पे, और कॉपर आता है बेटा जी 29 पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2 सॉरी 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना, ये रख लेना। अभी जब लेसन नंबर 2 में डिटेल से करवाऊंगा तब इनको मैं आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा बेटा जी। अभी तो हाल फिलहाल ऐसा है कि बस आप लोग एक बार
इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। ये कॉपर का है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉपर। दो याद कर लेना ये, ठीक है ना। आ जाओ, अगला है क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्या इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक है, काफी ज्यादा, मुझे लगता है कि क्वांटम संख्या पे क्वेश्चन आएगा। लेकिन क्वांटम संख्या जो आप लोगों की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लेना बेटा जी। क्वांटम संख्या का टॉपिक लगभग आधे डेढ़ पेज का है ना। वैसे मैं तो काफी 4-5 पेज भरेंगे अपने इसमें, लेकिन बुक में जितना दिया हो एक बार रीडिंग लगा लेना आप लोग। क्वांटम संख्या, समस्थानिक और समभारिक, नो डाउट ये चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था तुमने। आइसोटोप क्या होता है और आइसोभार क्या होता है ना। आइसोटोप, समस्थानिक और समभारिक में अंतर, ये चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के बाद में बेटा जी अगला चलते हैं, एक ये याद कर लेना बेटा जी, ऑफ बो सिद्धांत। ऑफ बो क्या कहता है? ऑफ बो कहता है कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है। इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, यानी कि जिसकी ऊर्जा कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। जैसे ऊर्जा सबसे कम होती है 1s की, फिर 2s की ज्यादा, फिर 2p की और ज्यादा, फिर 3s की। मतलब इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं ऊर्जा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। ये किसने बोला था? ये ऑफ बो ने बोला था, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। जैसे मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, ये 4s है, ये 5s, ये 6s, ऐसे इधर आ जाएगा 2p के बाद, 3p के बाद, 4p के बाद, 5p के बाद, 6p। जस्ट सिमिलर 3d, 4d, 5d, 4f, 5f। इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरते हैं बेटा, है ना। पहले 1s में आएगा, पहले 1s में आएगा, फिर वापस आओ, फिर 2s में आएगा, फिर 2s में आएगा, है ना, फिर 2p में आएगा, फिर 3s में आएगा, फिर 2p में आएगा, 3s में आएगा, फिर वापस लौट ऐसे, फिर किस में आएगा? 3p में आएगा, फिर 4s में आएगा। ऐसे चलते हैं अपने, है ना, ऐसे चलते हैं। ये ऑफ बो ने बताया था, ऐसे ध्यान रखना। पढ़ेंगे अपने डिटेल से, आगे पढ़ेंगे। तो ये ऑफ बो वाला भी एक बार पढ़ लेना बेटा जी। फिर अगले बात आती है अपने लेसन नंबर 3। हाँ, लेसन नंबर 2 में से बस इतनी इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, वो रीड कर लेना। हर टॉपिक, हर चैप्टर में से लगभग आप लोगों को 7-8 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, अच्छी तरह से उसको रीड कर लेना, बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना। और अमूमन मेरा टारगेट तो यही रहेगा कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसी में से आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना जी। हाँ जी, आ जाओ। लेसन नंबर 3 देखो। आज लेसन नंबर 3 तुम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, चैप्टर आपने करवाया था, चैप्टर 3, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। उसमें सबसे पहले है डोबेराइनर का त्रिक नियम, ट्रायड थ्योरी ऑफ द डोबेराइनर। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? याद होगा, ABC कुछ करके बताया था उसने आपने। इसको स्टार लगा देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडलीफ तथा मॉडर्न पीरियोडिक थ्योरी क्या कहती है? मेंडलीफ का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में क्या अंतर है? यह अंतर हमने पढ़ा था जब हमने चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था। मेंडलीफ ने किसके बेस पर टेबल दी थी, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोजले के द्वारा जो दी गई बेटा जी, वो किसके बेस पर दी गई, है ना। तो ये याद कर लेना आप, मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त नियम के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे। अगला भी इंपॉर्टेंट है, पीरियड और ग्रुप किसे कहते हैं, है ना, पढ़ा था तुम लोगों ने। मेंडलीफ ने जिन तत्वों को ऐसे रखा था, ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, उनको पीरियड कहते हैं, और जिनको ऐसे वर्टिकल फॉर्म में रखा था, ऊर्ध्वाधर, उनको ग्रुप कहते हैं। इसको भी स्टार लगा देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो ये चैप्टर काफी बड़ा करवाया था आपने, है या नहीं? आपने बहुत बड़े तरीके से किया था इस चैप्टर को, और ये काफी इंपॉर्टेंट्स हैं जो आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखने को जरूर मिलेंगे, आशा तो यही है हमारी, है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको अपने कहते हैं आईपी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसको आईपी कहते हैं। याद आए कुछ? तो आयोनाइजेशन एनर्जी अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, ये वाला टॉपिक। और उसके बाद में 2 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से काफी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप लोगों का लगभग मिलेगा, हाँ जरूर मिलेगा, शायद तक समथिंग, आशा तो यही करते हैं कि मिले। और नो डाउट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं पेपर बनाया होता मैंने, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का देता मैं, है या नहीं है? तो ये याद रखना बेटा जी। पहला क्वेश्चन ये है कि कटायन का साइज
अपने न्यूट्रल या पेरेंट एटम से छोटा होता है। धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है, क्यों? हमने डिस्कस किया था। और दूसरा क्वेश्चन ये है, ऋणायन का आकार अपने पेरेंट या अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होता है, कारण बताओ। हमने बेखूबी से पढ़ा था, तुम लोगों ने, आपने डिस्कस भी किया था चैप्टर नंबर, जब हमने तीसरा डिस्कस किया था तब, है ना। तो दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप लोगों को पक्का मिल जाएगा। अच्छा, विद्युत ऋणता किसे कहते हैं? तुम्हें पता है विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है? नाभिक क्या करता है बेटा जी? नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखता है कि नहीं खींच के रखता है? अट्रैक्ट करके रखता है कि नहीं रखता है? तो नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता। तो ये विद्युत ऋणता वाला पढ़ना। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये करवाया था, क्या करवाया था? En ऑफ नाइट्रोजन इज मैक्सिमम देन द O। ये मैंने अपवाद भी बताया था, जहां तक तुम लोगों को याद होगा तो, कि नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है ना, सॉरी बड़ा होता है, और इसका आकार छोटा होता है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन का En ज्यादा है और ऑक्सीजन का En कम है। तो मैंने बताया था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा जी 2p3 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2p4 होता है ना। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। 2p4 में बेटा जी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, ये 4। तो ये तो हाफ फिल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये आसानी से दे देगा, पढ़ा था तुमने। तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से अधिक होती है, कारण बताओ। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा ये बनता है बेटा जी, जो रह गया था, न्यूलैंड का अष्टक नियम। सारे गामा पा, कुछ याद आ रहा है क्या? है ना। तो इतनी चीजें आप लोग पढ़ लेना। तो आशा यही करता हूं कि इनमें से आप लोगों के क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है जी। एक बार जल्दी जल्दी से दोबारा वापस देख लो बेटा जी। ये लीजिए, ये हमारा जो है कौन सा है, ये लेसन नंबर 1 के बारे में हमने आप लोगों को डिस्कस करवाया। ठीक है जी। हाँ, ये मैं रफ कर देता हूं, ये लीजिए। तो स्क्रीनशॉट जिसने लिया ले लो जल्दी से बेटा जी। ठीक है, पहले चैप्टर का। ये दूसरे चैप्टर के हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है जी, दूसरे चैप्टर के हैं कुछ कम। ये हमारा मैंने बताया क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लेना। योगबोध सिद्धांत मैंने आप लोगों को करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेसन नंबर 3 ये रहा हमारा। लेसन नंबर 3 के बारे में ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। लेसन नंबर 3 नियम। अच्छा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा आप लोगों को। मैंने आप लोगों को जितने चैप्टर करवाए हैं बेखूबी से करवाए हैं, तसल्ली के साथ में। तो बढ़िया तरीके से आप लोगों ने एग्जाम देना है, निडर होकर देना है, कोई चिंता नहीं करनी। और ये लास्ट वाला आप लोगों का मैटर है क्या हमारा। ठीक है बेटा जी। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस किए केवल 3 चैप्टर के, सभी चैप्टर के नहीं बताऊंगा बेटा मैं, है ना। क्योंकि अगर आज ही तुम लोगों को बता दिए तो आज ही तुम लोग बोरिया बिस्तर उठा करके फेंकोगे और पढ़ने में ध्यान में दे दोगे आप, है ना। तो कोई बात नहीं, तसल्ली के साथ में डिस्कस करना। आज चैप्टर नंबर 1 2 3 क्लियर किया है, तो आज का टारगेट आपका ये रहेगा कि आज अपने चैप्टर नंबर 1 2 3 के मोस्ट क्वेश्चन से पढ़ लेना आज के दिन, कल के दिन। और बाकी चैप्टर जो बच गए अपने, वो कल आप लोगों को मैं उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है बेटा जी। तो ये मेरी तरफ से मोस्ट क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को बताए। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अपने वापस कल। और जो सेकंड नंबर चैप्टर चल रहा है अपना, वो चलता रहेगा अपना, अभी डिस्कस करेंगे अपने सेकंड नंबर चैप्टर भी आप लोगों के लिए चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा जी ये अच्छी तरह से पढ़ लेना। मैं बार बार कह रहा हूं, इनके ऊपर ही आशा बांध करके मत बैठ जाना कि सर ने बता दिया बस यही आएंगे। मैं कोई अंतर्नामी नहीं हूं बेटा जी कि मैंने जो बता दिया वही आएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपनी तरफ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने थे वो मैंने बताया आप लोगों को। अब वो तो किस्मत हब है आपकी या मेरी, किस्मत से क्वेश्चन आ भी सकते हैं और क्वेश्चन नहीं भी आ सकते, है ना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप इनको एक बार अच्छे तरह से पढ़ के जाना जरूर। ठीक है बेटा जी। तो बाकी क्लासेस अगली क्लास के अंतर्गत अपने बाकी 3 चैप्टर के कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी। तो जय हिंद, आज के लिए जय भारत, धन्यवाद।